नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार फिर से उथल पुथल की स्थिति है। कैबिनेट से लेकर मुंबई के मेयर के चुनाव तक हर जगह पर ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि कंफ्यूजन के कारण भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और फिर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस दोनों में समन्वय हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, बातचीत हुई और एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे इस उथल पुथल में हमें क्या करना है। क्या इसी तरीके से कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट करना है, जिसके कारण जो पिछले चुनाव में लोकसभा के समय एनडीए की स्थिति रही, महायुति की स्थिति रही, वही 2029 में भी होगा। अगर ऐसे कंफ्यूजन रहा तो हमें आगे महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। 2029 में हम पिछले वाले वो परफॉर्मेंस रिपीट नहीं करना चाहते जो बड़ी गलती मानी जाती है, जिसके कारण केंद्र में भी अव्यवस्थित हो गई। सरकार बड़े फैसले लेने के लिए इंतजार करती है। 48 लोकसभा सीटें, और ऐसे में इतनी सीटों के बावजूद अगर एक स्टेट हमसे इतना दूर हो जाएगा क्योंकि गठबंधन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर तो समस्या आगे बढ़ती रहेगी। इसीलिए दोनों के बीच एक समन्वय मीटिंग हुई और फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग एकनाथ शिंदे के साथ भी हुई और यही बात शिंदे को कहा गया कि अगर कंफ्यूज रहना है तो फिर आपकी स्थिति भी उद्धव ठाकरे की तरह होगी। और यही नहीं, इस मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी में ही थोड़े अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। इस बात की चर्चा हो रही है कि एकनाथ शिंदे जिन पार्षदों को लेकर होटल में गए थे, वो पार्षद खुद से अब होटल में मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग एकनाथ शिंदे के कहने पर नहीं हो रही है, बल्कि उन्हीं के बीच के पार्षदों की एकजुटता से हो रही है। उनके पास कुछ विकल्प दिख नहीं रहा। अब उन्होंने कुछ और प्रस्ताव शिंदे को भेजा है कि अगर आपने इनमें से कुछ बातें मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो फिर हम अपने रास्ते पर चलेंगे। शिंदे के पार्षदों ने मीटिंग की और उस मीटिंग में यह बात चली कि मेयर पर अगर किसी तरीके से नेगोशिएशन किया जाता है तो ये शिंदे की शिवसेना के लिए शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि हम गठबंधन में बड़ी पार्टी भी नहीं और इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं कि नेगोशिएशन के टेबल पर जा सके मेयर के चुनाव के लिए। क्योंकि कहां भारतीय जनता पार्टी के पास 89 सीटें और कहां हमारे पास 29 सीटें, लगभग 1/3 है। अगर 50% से ज्यादा होता, 10-20 पार्षदों का अंतर होता तो ये मान सकते थे कि नेगोशिएशन होगा। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो नेगोशिएशन नहीं बल्कि ब्लैकमेल है। और ब्लैकमेल का जवाब पहले भी बीजेपी की तरफ से आया था, जब उद्धव ठाकरे एक्टिवेट हो रहे थे, नहीं हमें सीएम की कुर्सी ही चाहिए, हम गठबंधन में छोटी पार्टी ही सही लेकिन चीफ मिनिस्टर तो हमें ही बनना है। उस समय ये उद्धव ठाकरे सीधे ब्लैकमेल कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, और अगर भारतीय जनता पार्टी उस ब्लैकमेल से साथ में आ जाती, उनके उन डिमांड्स को मान लाती, तो उसके बाद शिंदे सेना नहीं बनती, उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया होता, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी के तौर पर रहती, देवेंद्र फडणवीस उसी तरह से डिप्टी सीएम बन जाते जैसे शिंदे की सरकार में बने हैं। लेकिन ऐसा किया नहीं, क्योंकि लग रहा था बीजेपी के नेतृत्व को कि अगर उद्धव ठाकरे के इस ब्लैकमेल का हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, इन्हें एक्सेप्ट करते रहे, तो इसका नतीजा यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता, इन लोगों का मनोबल गिर जाएगा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व से हमारी बात नहीं सुनी जाती। हम लोग बड़ी पार्टी होते हैं फिर भी पीछे पीछे चलते हैं, जो एनसीपी के अंदर हुआ। एनसीपी में अजीत पवार ने यही सवाल उठाया था शरद पवार के खिलाफ कि अगर आप ब्लैकमेलिंग में फंसे रहते हैं, हम बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, इतने सालों से कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, क्या कभी मुख्यमंत्री की बात आपने की? आप तो केंद्र में मजा लेते रहे, केंद्र में मंत्रालय संभालते रहे, और दूसरी तरफ जो नेतृत्व आपने सौंपी है हमें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में हम डिप्टी सीएम से ऊपर पहुंच ही नहीं पाए। डिप्टी सीएम की औकात क्या है?
इसीलिए इस गठबंधन में हमें कोई फायदा नहीं दिखता। हम अपने तरीके से गठबंधन का चुनाव करेंगे और एनसीपी विभाजित हुई। अजीत पवार के उन्हीं तर्कों के कारण एनसीपी के ज्यादातर विधायक और सांसद इनके साथ आए। प्रफुल्ल पटेल जैसा नेता जो शरद पवार के राइट हैंड कहे जाते थे, अजीत पवार के तर्कों के आधार पर इनके साथ आ गए। अब यही स्थिति की बात हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से रहेगी। इसलिए जो 27 पार्षदों ने मीटिंग की शिंदे सेना की, उसमें यह बात उठी कि हम पहले तो ये मानकर चले कि मेयर हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एकनाथ शिंदे जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं जो विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने की थी। वो मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी नेगोशिएशन करने की बात नहीं की। डिप्टी सीएम बनाने के लिए भी उन्होंने कभी इनके डिमांड के आधार पर फैसला नहीं लिया। लेकिन इन्होंने उस समय भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा में हंगामा खड़ा किया। मीडिया में खबरें जाती है हमारी पार्टी भी कमजोर होती है, और इस बार भी यही बातें चल रही है। इसलिए हमें अपने लेवल पर प्रस्ताव रखना चाहिए। और इन पार्षदों ने कहा है कि हमें अभी तत्काल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देने की जरूरत है। ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं है। ऑप्शन क्या है? हम अपना कैंडिडेट मेयर पर खड़ा कर नहीं सकते, हमारी स्थिति ऐसी नहीं, औकात इतनी नहीं। 29 पार्षद वाले मेयर का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें चाहे तो उद्धव ठाकरे के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। हमें क्यों समर्थन देगा? फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी अपना ही मेयर कैंडिडेट खड़ा कर देगी। अगर हम मेयर कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते, सपोर्ट किसको करेंगे? उद्धव ठाकरे की पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो मेयर का कैंडिडेट लाते हैं तो, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इससे बेहतर ऑप्शन यही है कि मेयर पर कोई नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर ये बात चलेगी, हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें डिप्टी मेयर की बात हो सकती है कि डिप्टी मेयर शिंदे सेना की तरफ से होना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे बड़ी जो किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होता है वो है स्टैंडिंग कमेटी, जिसके ऊपर फिनेंशियल जिम्मेदारियां होती है, टैक्स कलेक्ट करने की, और अलग अलग जोन में उसे रेवेन्यू को बांटने की कि कहां डेवलपमेंट कैसा होगा। ये पिछले दिनों जो हंगामा चल रहा था, यूबीटी के, कांग्रेस के जो पार्षद हैं यही कह रहे थे कि देखिए, जब से कैबिनेट के पास इसका अधिकार गया, महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की, तो ऐसी स्थिति में हमारे पार्षदों को हमारे क्षेत्रों में डेवलपमेंट का काम प्रभावित हो रहा है। 80% फंड उन्हीं क्षेत्रों में यूज हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे या एनसीपी अजीत पवार के डोमिनेंस वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए तो समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए इन लोगों ने फाइनली अपना एक प्रपोजल रखा है, पार्टी के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी, कि अगर एकनाथ शिंदे ये मान लेते हैं कि पिछली मीटिंग में जो देवेंद्र फडणवीस से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर गठबंधन चलाना है तो गठबंधन में आपको ऐसे रहना पड़ेगा जैसे कि दो लोग एक पटरी पर साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब मर्जी हो, जब कोई चुनाव हो, किसी तरह का कोई चुनाव हो, तो चुनाव से पहले फायदे की बात और चुनाव के बाद वही ब्लैकमेल करने की पॉलिटिक्स। अगर ऐसी पॉलिटिक्स होगी तो हम भी कमजोर होंगे, आप भी कमजोर होंगे। ऐसा नहीं कि नुकसान केवल एक को होगा, फायदा दूसरे को हो जाएगा। नुकसान आपको ज्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति आगे बना लेगी और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी यही कहा गया। मुंबई मेयर पर ब्लैकमेल बर्दाश्त करने का मतलब है कि आगे के चुनावों में आपके लिए मैसेज जाएगा, आपके पार्षदों के लिए जाएगा, आपके विधायक सांसदों के लिए जाएगा, और कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होगा कि ये तो किसी के सामने सरेंडर कर देती है। और ऐसी स्थिति में फिर वो इनएक्टिव हो जाएंगे कि हमें क्या फायदा मिलेगा आगे के चुनावों में भी, और इसका प्रभाव 2029 में दिखाई पड़ेगा। वो नहीं चाहिए। इसलिए फाइनल डिसीजन इनके पास यही है कि अब एकनाथ शिंदे ये मानकर बैठे कि हम या तो सरेंडर करते हैं मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, इन जगहों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर मेयर पर ही हम रोटेशन 1 साल 2 साल की बात करते रहे तो ऐसे स्थिति में गठबंधन टूटेगा, पार्टी टूटेगी, क्योंकि पार्षद नाराज हैं। और दूसरी तरफ अगर ऐसी स्थिति आ गई, कंडीशन खराब हो गया,
इस सिचुएशन में अब कैबिनेट में भी हमारे मंत्रियों के लिए परेशानी बढ़ेगी। 11 मंत्री हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये बैठे हुए हैं बीएमसी के लिए कि किसी तरह से हमें कोऑर्डिनेट करने का मौका मिले, पीछे से सपोर्ट कर देंगे। जैसे पिछली बार 2014 के चुनाव में शरद पवार ने यही किया था। 14 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, भाजपा बड़ी पार्टी बनी, उद्धव ठाकरे समर्थन देने को तैयार नहीं थे, तो शरद पवार ने कहा नहीं, सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार उसी की बनेगी। उन्होंने वॉकआउट किया और इसका मतलब बहुमत साबित हो गया। अल्पमत की सरकार थी। 1 साल के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में यह दबाव बना कि हम बाहर बाहर रह के क्या कर रहे हैं, हमारे भी मंत्री रहते तो हमारी पार्टी भी मजबूत होती। तो फिर इन्होंने सरकार में शामिल होने का फैसला किया और इसी वजह से पिछले बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें भी सपोर्ट किया जब मेयर का चुनाव हो रहा था। तो वो स्थिति, अभी ऐसी कंडीशन आ गई है कि एकनाथ शिंदे के लिए समस्या बढ़ गई। वो देवेंद्र फडणवीस से नेगोशिएशन करे, भाजपा से नेगोशिएशन करे, या अपने ही पार्टी के नेताओं, विधायकों या पार्षदों के साथ नेगोशिएशन करे, क्योंकि इनकी पार्टी में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। एकनाथ शिंदे का नेतृत्व नहीं चल रहा, वहां भी गुट बने हुए हैं कि ये अपने फायदे के लिए हम लोगों के ऊपर वो चीजें नहीं थोप सकते जो उद्धव ठाकरे ने थोपा और जिसके कारण आज एकनाथ शिंदे यहां पहुंचे हैं। अगर वही स्थिति रही तो उद्धव ठाकरे की तरह एकनाथ शिंदे की स्थिति हो जाएगी और फिर एक नया गुट बनना शुरू हो जाएगा और उसमें एक और विभाजन हो जाएगी जो पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करने वाली पार्टी के लिए और भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेयर के चुनाव पर अभी शेड्यूलिंग आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले जो अल्टीमेटम शिंदे को दिया गया है फडणवीस की तरफ से, और उसके कारण जो अभी उनके पार्षदों की मीटिंग चल रही है, इसमें तो साफ तौर पर कहा जा रहा है अब इनको सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर सरेंडर ना करें तो फिर अपनी महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी में जो तोड़फोड़ होगी उसका शिकार होना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।